तो महाराष्ट्र की ऐसी शख्सियत से आज आप लोग रूबरू हो रहे हैं जिनका पॉलिटिकल करेज में तो कोई सानी है नहीं। कहा था इन्होंने चुनाव में कि मेरी दाढ़ी से पंगा मत लेना, मैंने अच्छे अच्छों को गड्ढे में गिरा दिया है। आज वही एकनाथ शिंदे अपने दमखम पर सत्ता के शीर्ष में पहुंचे हुए हैं, बने हुए हैं और उन तमाम लोगों को शिकस्त दिए हुए हैं जिनसे इन्होंने लोहा लिया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और शिकस्त देने का काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए हैं और वक्त ऐसा आया कि उन्हें बीजेपी का भी सामना करना पड़ा। हाँ। और अभी भी कई जगह पर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना बीजेपी के सामने खड़ी, हालांकि मुंबई में उनके साथ में। तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आज हमारे साथ मुंबई मंथन में चर्चा में जुड़ रहे हैं और बीएमसी पर बात होनी है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सर, आप लोग कैसे कर लेते हैं? अभी नारियल फूटा भी नहीं है, वोट पड़े भी नहीं है। 44 सीटें अनअपोज्ड बीजेपी की आ गई हैं, 22 सीटें अनअपोज्ड आपकी आ गई हैं, 68 तो महायुति का स्कोर अभी ही हो गया है। लगभग 453 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन विड्रॉ कर लिया है। ये कैसे हुआ सर? लोकशाही में और चुनाव प्रक्रिया में जब कैंडिडेट सिंगल रहता है उसको अनअपोज कहते हैं। और दूसरी बात, जो आरोप लग रहे हैं, हमारा देखो चुनाव के लिए पूरी हमारी तैयारी है। चुनाव लड़कर हम जीतने वालों में से है, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव ना हो ऐसी हमारी कभी भूमिका नहीं रही है। लेकिन जब अपोजिशन के पास सही कैंडिडेट नहीं होते हैं तब आखिरी वक्त पर धड़ाधड़ कैंडिडेट को एबी फॉर्म दिया जाता है और जब वो कैंडिडेट बन जाता है, जब वहाँ देखता है सामने कौन कैंडिडेट है, सामने कैंडिडेट तगड़ा है, मजबूत है, जिसने काम किए हुए हैं और उनको लगता है हम हार जाएंगे, लेकिन तो हार जाएंगे तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें ये देखिए कि अनअपोज अगर उनके कैंडिडेट भी पहले कभी हुए हैं तभी उन्होंने ऐतराज कभी जताया नहीं। जब हमारे महायुति के कैंडिडेट जब अनअपोज होते हैं तब तकरार करते हैं। ये तो दोगली भूमिका है, नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड वाला मामला है। लेकिन जब उनके अनअपोज्ड होते थे तब आप उनके साथ में हुआ करते थे, तो इसका मतलब ये कि एकनाथ शिंदे में कुछ जादू है कि आपके इलाके में अनअपोज्ड हो जाते हैं। मैं खाली उबाटा का नहीं बात कर रहा हूं, महाविकास आघाड़ी की बात कर रहा हूं। तो कई ऐसी बार आप देखिए, पता करो क्या क्या पहले भी हुआ है। जब चुनाव वो जीतते हैं तब चुनाव आयोग भी अच्छा होता है, ईवीएम मशीन भी अच्छी होती है, सब कोर्ट में जो मसले चलते हैं कोर्ट को भी अच्छा कहते हैं। जब हार जाते हैं तब फिर ईवीएम हो, वोटर लिस्ट हो, चुनाव आयोग हो, सबको गालियां देते हैं। नहीं, लेकिन सच अभी लोकसभा में वो पहले ज्यादा उनको सीटें मिली, तब क्या चुनाव आयोग को बोले वो ये नहीं, ये चुनाव आयोग ने गलत काम किया है, हमारी वोटर लिस्ट गलत थी, हम गलत तरीके से हार गए, जीत गए, ऐसे बोले वो लोग। नहीं, लेकिन फिर भी शिंदे जी जब जीतते हैं तो बराबर, हारते हैं तो उल्टा। एक सच बताइएगा कि कैंडिडेट फॉर्म भर देता है और अचानक दूसरे दिन उसको लगने लगता है कि अरे गलती हो गई, कुछ तो जादू किया होगा। मजबूत है। देखिए, हमारे पास महायुति के पास कैंडिडेटों की इतनी तगड़ी लाइन थी कि किसको दे या उसको दे, सब बराबर ताकत के थे। अभी सामने अगर पकड़ के भी फॉर्म देते हैं, हमारे लोग जो कैंडिडेट कुछ लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, उनको टिकट मिलता है और वहां जाकर, तो जब ऐसे वक्त पर जो कैंडिडेट का पैनल बन जाता है या एक कैंडिडेट जब उसको लगता है मैं हारने वाला हूं तो क्यों लड़ाई में जाएगा वो? राज ठाकरे कहते कि आपने पैसे देकर लोगों को पीछे लिया। दूसरी बात है, कैंडिडेट के पीछे खड़े रहने का एक नेता का फर्ज होता है, उसको भी चुनाव तुम लड़ो। तो विपक्ष ये आरोप लगाता है ना कि आप लोग पैसा बहाते हैं चुनाव में। राज ठाकरे कह रहे हैं कि आपने पैसे दे देकर कैंडिडेट्स को कहा है कि भाई अपना फॉर्म जो भरे थे ले और घर जाओ, पैसा भी साथ में मिलेगा। ये देखो, ये फिजूल की बातें हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विकास के मुद्दे है क्या? उनको पूछो, एक भी विकास का मुद्दा बोले वो? सिर्फ आरोप
और टीका टिप्पणी। ठीक है, अगले विषय पर जाते हैं शिंदे साहब, और वो विषय है कि आप लोग ये कैसे कर लेते हैं, एक दूसरा जादू आपके पास है, ये बच्चे भी सीखना चाहेंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप। इसके साथ भी चुनाव लड़ रहे हैं, पुणे में जिसके खिलाफ है उसके साथ भी चुनाव लड़ रहे हैं। बच्चों को समझाइए सर, कैसे इतना मल्टीपल रिलेशनशिप्स। आप सोचिए, आपको बाहर रखने के लिए अमरनाथ सीट पर कांग्रेस से बीजेपी मिल गई थी। ये क्या चल क्या रहा है ये? देखिए, हम शिवसेना जो है ये बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना है। जब भी महाराष्ट्र में जैसे बाला साहब ठाकरे जी के विचार को धोखा देने की बात हो गई, निर्णय हो गया, जब बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे मैं मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, नहीं तो मेरी दुकान बंद करूंगा, मतलब शिवसेना पार्टी बंद करूंगा, ऐसा बोलना भी बहुत बड़ा उसकी हिम्मत लगती, बड़ी हिम्मत लगती। जब वो हुआ तब हमने रास्ता अपना लिया और बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर हम चलने लगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि कई जगह पर 12, 13, 15 जगह पर शिवसेना बीजेपी साथ में लड़ रही है। मुंबई में साथ में लड़ रही, ठाणा में लड़ रही, कल्याण में लड़ रही, कई जगह पर साथ में लड़ रही। कई जगह पर जब लोकल समीकरण जो है, स्थानिक जो लोकल लेवल का वहां का कार्यकर्ता जो है, अभी 9 साल के बाद चुनाव हो गए, उनको भी लगता था सब लड़ो, उनको भी लगता था हम चुनाव लड़े, तो वहां पर हमारी अलायंस गठबंधन नहीं हुई। देखिए, लेकिन आपको एक बात मैं बताता हूं कि हमने तय कर लिया है, जहां हम फ्रेंडली फाइट करते हैं वहां सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे। हाँ। हम मुद्दों की बात करेंगे, स्थानिक जो लोकल इश्यूज है, लोकल सवाल है, लोकल समस्या है, जैसे रोड है, पानी है, ये सब लोकल बेसिक एमिनिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं तो वो कर रहा हूं। मैंने अभी चुनाव में कभी भी ऐसी कोई टिप्पणी, हमारे साथी लोग तो छोड़ो, विपक्ष पे भी वो लोग जैसे मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं वैसे नहीं करता हूं मैं। क्यों नहीं करते? नहीं, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है, उनको उनकी आदत है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सिर्फ वो लोग गाली देना, टीका टिप्पणी करा, आरोप करना, मेरे पास तो मुद्दे हैं। एक भी विकास का मुद्दा बताओ और मैं 10 बताता हूं हमने क्या किया। अच्छा, अंबरनाथ सीट पर अभी रहते हैं ना सर? हाँ, बोलिए। जब पता चला आपको बीजेपी और कांग्रेस साथ आए तो क्या किया? सिर थपथपाया, हंसे? बिल्कुल सिर थपथपाया नहीं, ऐसा सिर थपथपाने वाला एकनाथ शिंदे नहीं है। ऐसा एक दिन सोचा था जब एकनाथ शिंदे निर्णय लेने वाला है, और जो मैंने 2022 में महाराष्ट्र ने देखा है, पूरी देश ने देखा है एकनाथ शिंदे क्या कर सकता है। तो मैं डॉक्टर नहीं होने के बावजूद बड़ा ऑपरेशन कर दिया था। गजब ऑपरेशन करते हैं सर, डॉक्टर पता मेरा भी नहीं बेटा चलता। मतलब सीन ऑफ क्राइम पर कुछ दिखता भी नहीं है, आज तक नहीं पता चला सबको क्या किया आपने। मरीज को तकलीफ नहीं होती है। मरीज को तकलीफ हो गई। चुनाव में देखा हमने विधानसभा में क्या हो गया। विधानसभा के भीतर विधानसभा में जिस तरीके से आपको जीत मिली, वो देखा सभी लोगों ने, महायुति को। मैंने कहा था जब हमने सरकार बनाई शिवसेना बीजेपी की 2022 में, मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो पहले स्पीच में सदन में मैंने कहा था कि अगर कुछ लोग बोलते थे एक भी आदमी इनके साथ नहीं रहेगा, एक भी एमएलए चुन कर नहीं आएगा, सभी लोग छोड़ के भाग जाएंगे। मैंने कहा देवेंद्र जी मेरे बाजू में बैठे थे, मैंने कहा देवेंद्र जी और मैं 200 से ज्यादा सीटें नहीं जीतूंगा तो मैं राजनीति छोड़कर खेती करने जाऊंगा। अगले सवाल पर जाऊं उससे पहले चूंकि इन्होंने खुद ही कहा कि इन्होंने इतना अच्छी सर्जरी करी थी ऑपरेशन में और किसी को पता नहीं चला, तो अगर ऐसी पॉलिटिकल सर्जरी के 3 मंत्र सिखाने हो तो वो 3 मंत्र क्या होंगे? कैसे करते हैं? कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट निकलता है? कौन से ग्लव्स लगाने पड़ते हैं? ऐसा है, अलग अलग मरीज होते हैं, किसी को गोली देना पड़ता है, किसी को इंजेक्शन और किसी को ऑपरेशन। वो समय समय की बात होती है। चलिए अगले सवाल मरीज के बीमारी के ऊपर डिपेंड। एक मुझे फिर भी पूछना है, क्योंकि अंबरनाथ का विषय अंजना ने निकाला था इसके लिए, क्योंकि अंबरनाथ के भीतर आपके 27 पार्षद थे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद थे। उसके बावजूद बीजेपी ने आपको सत्ता से दूर रखने के लिए, क्योंकि आप तो कहते रहते कि जहां पर मैं सत्ता में हूं वहां पर बीजेपी सत्ता में है, जहां पर बीजेपी सत्ता में, पालघर डानू में कर लिया है। हाँ वही तो।
लेकिन अंबरनाथ में जो आपका इलाका है वहां पर आपको सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी ने दूसरे लोगों के साथ हाथ मिला लिया। देख, चोट तो लगी होगी कहीं ना कहीं अंदर। बिल्कुल कि भाई जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया उसके लिए उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। बिल्कुल, मैंने ये बात पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी से मैंने बात की। मैंने बोला ऐसा ऐसी बात हुई है भैया, उसको सुधार दो। फिर मैं राज्य के हमारे मित्र मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से मैंने बात की। अंबरनाथ में जो है हुआ है या हो रहा है वो हमारी विचारधारा से परे हो रहा है, विचारधारा से खिलाफ हो रहा है। तो बोले मैं देखता हूं। उन्होंने गंभीरता से वो बात ली हुई है। अभी इससे भी आपका तो नगराध्यक्ष बना नहीं, मेयर तो बना नहीं आपका वहां पर। नहीं, अभी भी बीजेपी का ही है वहां पर। तो बीजेपी का बने तो हमको दुख थोड़ी है, महायुति का ही है। सही सही बताइए। सही बात कर रहा हूं। गुस्सा तो आया। देखिए, एक कुर्सी की लड़ाई। शिंदे जी के चेहरे पर गुस्सा नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से अंदर कुछ ना कुछ हुआ होगा कभी ना कभी। शिंदे कुर्सी के लिए नहीं लड़ता है। उद्धव ठाकरे को आपका गुस्सा 5 साल के बाद समझ में आया कि आप खफा थे। सत्ता के लिए मैं लड़ता नहीं, कुर्सी के लिए मैं लड़ता नहीं। मेरा एजेंडा है डेवलपमेंट। मेरा एजेंडा है महाराष्ट्र की जनता को कुछ मिले, महाराष्ट्र का विकास हो, महाराष्ट्र आगे बढ़े। अब आते हैं, चूंकि आपने खुद ही कहा कि आपने सर्जरी की थी, तो वो अब आपके सामने है। 87 सीटें, 87 सीट्स पर आपका सीधा मुकाबले ठाकरे कजिन्स से है। उद्धव ठाकरे प्लस राज ठाकरे, और उसमें से 69 सीट्स पर उद्धव वर्सेस एकनाथ। आज भी वो बटरफ्लाई स्टमक में होता है क्या? विधानसभा, लोकसभा सब तो लड़ लिए, लेकिन ये मुकाबला कैसा होता है जब आप उद्धव ठाकरे से सीधे कॉन्टेस्ट में होते हैं? लोकसभा में भी लोगों ने दिखाया है, स्ट्राइक रेट में हम उबाटा से आगे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने 100 सीटें 110 लड़ी, 20 सीटें जीती। हमने 80 लड़ी और 60 सीटें जीती। 60 विधायक हमारे चुनकर आ गए, वो दिखा दिया है। नगर परिषद में भी दिखा दिया है। हमने कम सीटें लड़के 70 सीटें, 70 नगराध्यक्ष आए हमारे शिवसेना के। अभी उनके 6, 7, 8 आए होंगे। तो लोगों ने तय कर लिया है। लोगों ने हमारी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि हम लोगों के लिए काम करते, हम महाराष्ट्र के लिए काम करते। इसलिए चुनाव का कोई हमारे को साथ आ गए ना। तो साथ हो गए तो क्या? देखिए आपका साइड इफेक्ट क्या है आप लोगों का। इतनी तोड़फोड़ आप लोगों ने मचाई कि दोनों एक साथ आ गए हैं। मराठी वोट कटेगा। देखिए, आपको मैं बताता हूं, चुनाव में लोकशाही में कोई भी किसके साथ गठबंधन कर सकता है, कोई भी अलायंस कर सकता है, वो जिसकी जिसकी मर्जी है। हम हमारे काम के बलबूते पर, हमारे काम के ऊपर हमको भरोसा है। जो मुंबई में कभी नहीं हुआ था, रोड कंक्रीट के कभी नहीं हुए थे। ये गड्ढों का सामना करना पड़ता था, गड्ढों में से लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था, कई एक्सीडेंट हुए, कई लोग मर गए। क्यों? जब मैं मुख्यमंत्री बन गया, पहले मैंने काम किया। चहल को मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया ये रोज का लोगों का रोजमर्रा क्या हो रहा है? तो बोले हम 50 किलोमीटर हर साल करते। क्या बोले, कोई नियम है या कोई एग्रीमेंट कर रखा है 50 किलोमीटर हर साल? मैंने कहा पूरा मुंबई के जितने रोड है वो कंक्रीट के कर लो। उसके साथ फर्स्ट फेज शुरू हो गया, मई तक खत्म हो जाएगा, सेकंड फेज दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। मुंबई पॉटहोल फ्री हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कब? ये लास्ट सर हर साल यही वचन दिया जाता है, पॉटहोल फ्री हो जाएगी, पॉटहोल फ्री हो जाएगी। आपको भी पता है कि नहीं? देखो साहिल जी, आप घूमते मुंबई में, जरा देखो ना कंक्रीट के काम हो रहे कि नहीं हो रहे। क्या एक ही साथ मुंबई खोद सकते हैं हम? एक ही साथ सब जगह काम हो सकता है? ट्रैफिक को देख के हमको काम करना पड़ता है। लेकिन काम शुरू है दोनों फेज में, वो इसके बाद में जब ये काम खत्म 25-30 साल आपको तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल एक खड्डा नहीं, ढूंढोगे भी तभी खड्डा नहीं। गाना बनाने का मौका किसको मिलेगा नहीं रोड पे। गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं होगा, किसी की गाड़ी नहीं पलटेगी। बिल्कुल नहीं पलटे, पलट दिए ना, पहले पलट डाले हमने, खत्म किया। 2022 में पलट डाले। उस सवाल पे वापस आते हैं एक बार साहिल। आपने अभी तक नहीं बताया, आपने तो दोनों को बहुत करीब से देखा है, उद्धव जी को भी और राज जी को भी। दोनों साथ आए इतने सालों की कटुता के बाद, बिटरनेस के बाद, 20 साल के बाद। क्यों, क्या लगता है? अभी वो कहते हैं मुंबई खतरे में है। हर चुनाव में मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ेंगे, मराठी मानुस की याद आती है उनको। मैं कहता हूं मुंबई खतरे में नहीं। मुंबई कभी भी महाराष्ट्र से अलग नहीं होगी। जब तक चांद सूरज है, जब तक ये अलग नहीं होगी। और मैं आपको बताता हूं कि ये उनकी राजनीति खतरे में आई है, उनकी पार्टी खतरे में आई है, इसलिए साथ में आए हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि जो काम करता है उनको ही लोग उनको साथ देते हैं। और मराठी मानुस की बात करते हैं, क्या मराठी
मानुस के लिए क्या किया? मराठी मानुस गया इधर नाला सोपारा वसई विरार, इधर गया बदलापुर अंबरनाथ वांगनी गया, क्यों गया? इसका जिम्मेदार कौन है? 20-25 साल थे ना सत्ता में, तो क्यों गया? एक बताओ, एक भी छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर उनको दिखा? और मिट्टी नदी में भी उनको दीनू मौर्य दिखा, दिनेश मौर्य नहीं दिखा। क्या बोलते, क्या कहते हैं आप लोग? मराठी का मुद्दा बात। दीनू मौर्य के लिए क्या किया उन्होंने? उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया ना। कौन? मिट्टी नदी वाला? फिर तभी तो अभी मैं बताता हूँ 10%। तो क्या गड़बड़ क्या है उसमें? 10% हाँ। जो इंजीनियर होती है सुशिक्षित बेरोजगार, उनको काम देना होता है, वो नियम भी तोड़ दिया। उसमें मराठी नहीं थे क्या? तो ये मराठी वाला मुद्दा जो है सिर्फ राजनीति में लाते हैं। मुंबई वाला मुद्दा जो है सिर्फ राजनीति में लाते हैं। लेकिन अभी मुंबई कर पूरी तरह समझदार हो चुके हैं। मुंबई वाले को कोई झांसे में नहीं ला सकता है। मुंबई को चाहिए डेवलपमेंट। क्या मुंबई के लिए देते आप? मैं बताता हूं, कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, इन्होंने जो स्टे दिया था मेट्रो 3 को, मेट्रो 2 को, मेट्रो 7 को, वो हमने स्टे निकाल दिया। कारशेड को स्टे दिया था, उसको निकाल दिया। वो सब काम शुरू हुए। मोदी जी आए, कई मेट्रो का उद्घाटन उन्होंने किया। लोग अभी मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मुंबई एमएमआर में जैसे ही मेट्रो का नेटवर्क खत्म होता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी मिलती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलेगी, तब मैं कहता हूं ये मुंबई की पूरी ट्रैफिक खत्म हो जाएगी। ये किया है इन्होंने, इसको स्टे, उसको स्टे, उसको स्टे। सवाल ये भी, साहिल, ये माजरा क्या है? इन्होंने डीनो मौर्य का भी नाम ले लिया, लेकिन ना ये उद्धव ठाकरे का नाम ले रहे हैं मराठी, ना ये राज ठाकरे का नाम ले रहे हैं मराठी, ना ये आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं। देखो, मैं क्या दुश्मन नहीं है बाकी। देखिए, मुंबई में सब समाज के लोग रहते हैं। मुंबई कई वर्षों से लोग रहते हैं। वो क्या मुंबई कर नहीं है क्या? वो क्या हमारे दुश्मन है क्या? क्या मराठी मैं नहीं हूं क्या? मराठी देवेंद्र फडणवीस जी नहीं है क्या? क्या नहीं है? नहीं, लेकिन वो कहते हैं मराठी। अरे मराठी तो हम भी है ना। अडानी मराठी नहीं है। ये सिर्फ आपको मैं बताता हूं, नहीं शिंदे जी, जात पात में फूट डालने का काम कर रहे हैं। शिंदे जी, वो कहते हैं कि अडानी मराठी नहीं है। अरे मुंबई अडानी को बेचकर गुजरात के पास ले जाने का आपका पूरा षड्यंत्र है, ये आरोप उनके तरफ से। तो अडानी को टेंडर किसने दिया? वो पहले वाला जो क्या साइकिलिंग था, उसको निकाल के अडानी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? बीकेसी, मीठी नदी, अडानी को टेंडर किसने दिया ये पूछो। रिकंस्ट्रक्शन सारे वो, उसके ऊपर साइन किस किया वो पूछो। पहले वाले मुख्यमंत्री किया है। और पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे किए। उन्होंने निर्णय लिया था कि जो क्वालिफाई है उनको ही घर देंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया, देवेंद्र जी ने, हमने दोनों ने मिलकर निर्णय बदल दिया। बोले जो है पात्र होते, क्वालिफाई होते, उनको भी घर देंगे, जो अपात्र होते उनको भी पेरीफेरी में घर देंगे। सबको घर देने का निर्णय हमने लिया है। आपने एक टारगेट भी सेट क्या बात करते? ये अपने बंगले पे सब बंगले बना रहे, और वो झोपड़ी में रहते आदमी लोग, गंदे नाले के बाजू में रहते, पब्लिक टॉयलेट के बाजू में रहते। उनकी जिंदगी नहीं है क्या? कौन कौन बंगले बना रहे हैं? वो क्या उनको सर नाम नहीं ले रहे हैं आज बंगले कौन कौन बना रहे हैं? नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, क्या उनको जीने का हक नहीं है? सब बंगले में क्या उनको ऐसे ही रहना है? तुम ऐसे गंदे नाले में रहो। आज शिंदे जी अरे नाम लेने ऐसा के मूड होता में है क्या? ऐसा कभी होता है? आज आप नाम लेने के मूड में। अरे राजनीति के लोग, जैसे हम कहते हमें क्या मिला, इससे जनता को क्या मिला। ये देखो, ये जो मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, उसकी जिम्मेदारी क्या है? शिंदे जी, खुद का स्वार्थ बाजू में रखना है। शिंदे जी, लोगों को देना है। लोगों को देने की दानत होनी चाहिए। शिंदे जी, फ्लावर नहीं फायर। इसलिए मैं आपको बताता हूं, ये एकनाथ शिंदे देने वाला है, लेने वाला नहीं है। ये बात तो अपनी जगह सही है। और जितनी मेहनत आप बीएमसी चुनाव में कर रहे हैं, एक दिन में हमें पता चला 70-80 वार्ड आप जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं मेहनत करने वाले आदमी हूं। डन। मैं मुख्यमंत्री था तभी भी मैं कार्यकर्ता समझता था, खुद को कॉमन मैन समझता था। मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूं। मैं वो तो हमने देखा है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन वापस आते हैं, यही मेहनत आपने खुद बताया कि कैसे आपके पिता ने आपको एक ऑटो दिया, कहा चलाओ इसको, आप रोए, मां को कहा मैं नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स करूंगा, वहां से आप इस कद तक आए हैं। ये बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने एक पूरे पॉलिटिकल लेगेसी को, एक खानदान को चैलेंज किया, अपनी जगह बनाई। कुछ तो उद्धव जी के लिए बोल दीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मेहनत और ईमानदारी और लगन, डेडिकेशन और डिवोशन, ये बहुत ही जरूरी है। और पॉलिटिक्स में कमिटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मैंने करी।
मैं एक बार किसी को कमिट करता हूं तो फिर मैं वो पूरा करता हूं। जो मैं बोलता हूं वही करता हूं, और जो नहीं बोलता वो भी करता हूं मैं। जैसे आमतौर पर और मैं करता, देखता, बहकता, वो पढ़ता हूं, देखता हूं, फिर साइन करता हूं, ऐसा मैं करता नहीं। मतलब अंबरनाथ मैंने में जो नहीं बोला वो होगा। मैंने हमेशा कहा है कि मैं कोई रीजन नहीं देता हूं। मेरी आदत है नो रीजन ऑन द स्पॉट डिसीजन। देव फटाफट काम करो, होगा तो काम करो। मैंने मुख्यमंत्री सहायता निधि में से 450 करोड़ रुपए दिए, जो पहले वाले मुख्यमंत्री जी ने 3 या 4 करोड़ दिए। क्या ये पैसे पब्लिक के हैं? एक मेरे साइन से अगर एक किसी की जान बचती है तो क्यों नहीं हमें करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? तो ये लाड़की बहन योजना 2.5 साल में महिलाओं का कम क्यों किया संख्या आपने? ये आरोप है, आप बताइएगा। देखिए कि 5 लाख घटे या 8 लाख घटे या 10 लाख महिलाएं घटी, क्यों अपोजिशन वाले कि आपने सबसे बड़ी यही योजना सर विधानसभा में की थी, और जीत की भी एक बड़ी 2100 रुपए का भी इंतजार हो रहा है। मैंने भी गरीबी देखी है। मैंने भी, मेरी माँ कैसे घर चलाती थी, मेरी पत्नी कैसे घर चलाती थी, मैंने देखा। मुझे तभी से लगता था कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब मैंने कहा कि जो आम आदमी, आम लोग हैं, सर्व सामान्य परिवार से लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो पहले फिर उसी में से लड़की बहन का जन्म हुआ। लड़की बहन जो स्कीम है वो शुरू हुई, और तभी भी अभी जो बोल रहे हैं वो लोगों ने विरोध किया, कोर्ट में गए, बोले क्या 1500 रुपये में क्या ये महिलाओं को क्या खरीद लेंगे, या महिलाओं को क्या भीख दे रहे, ऐसी बातें करी। और ये योजना उनको लगी नहीं कि शुरू हो जाएगी, ये योजना बंद होनी चाहिए, इसके लिए बहुत कोशिश उन्होंने की है। क्या उनको मैं एक बताऊंगा कि आज मैं बताऊंगा, आप ये जो प्रोग्राम करते हैं वैसा ये महिलाओं का सक्सेस स्टोरी वाला बताओ। कितनी महिलाओं ने आती है, बोले मैंने मेरा ऑपरेशन कराया, मेरे बच्चों का ऑपरेशन किया, मैंने बच्चों की फीस भरी, मैंने मेरे परिवार के लिए खर्च किए। कुछ लोगों ने 10 महिला, 20 महिला, 50 महिला इकट्ठा होकर छोटा छोटा व्यवसाय शुरू किया, उसको वो छोटे को बड़ा कर दिया। ये अर्थव्यवस्था में पैसे आ रहे हैं। सबसे अर्थव्यवस्था में माहिर कौन है? हमारी लाडली बहना है। कैसे पैसे बचाना, फिर कैसे उसको यूटिलाइज करना, कैसे बढ़ाना। तो मैंने क्या गलत किया? सर 2100 रुपए कब हो गए? आपका वादा था क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर। मैं जो बोला है वो मैं सही समय पर करूंगा। चुनाव के पहले? कौन से? 29 के आसपास। अरे 29 लंबा है, दूर है। पहले होगा। इतने दूर क्यों जा रहे हैं? अंजना एक इतने और दूर क्यों जा रहे हैं? उससे पहले कर देंगे, सही समय पर। अच्छा सर, ये ओवैसी साहब आपको कैसे लगते हैं? कौन है? कौन है? वही है जिनके साथ आप लोगों ने अकोट सीट है ना अकोट, अकोला अकोट, में, अकोट। वहां पे आपकी भी पार्टी के लोग थे। आपकी भी पार्टी है, बीजेपी भी है, सब मिल गए। यूबीटी, शिंदे और एआईएमआईएम। आपको मैं बताता हूं, बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं। कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए कोई भी विचारधारा से हम क्या कहते हैं, तड़जोड़ नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक गणित पे आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमने अलायंस का टॉपिक निकाला था इसके लिए, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से महाराष्ट्र की राजनीति कवर कर रहा हूं और आज की स्थिति में मुझे भी याद नहीं है कि कौन किसके साथ अलायंस में है। देखिए, मुंबई, ठाणे और कल्याण में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी साथ में है। अजित पवार अकेले लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। और नासिक में एकनाथ शिंदे और अजित पवार साथ में और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सर थोड़ा सा, तभी तो हमने कहा ये क्या चल रहा है? ये कुछ नहीं, बराबर चल रहा है। कहां बराबर है? क्या चल रहा है? अरे इसमें क्या है? मतलब इतना मल्टीपल रिलेशनशिप में बच्चे कौन किसके साथ है? मल्टीपल रिलेशन कौन किसके साथ है? देखिए, इसलिए आपको मैं बताता हूं, ये चुनाव मैं यही कहूंगा, जहां लोकल जो पॉलिटिक्स है, लोकल इश्यूज है, लोकल समीकरण जो होता है, कैलकुलेशन, उसके मुताबिक कार्यकर्ता लोग वहां से कहते हैं यहां पर हम साथ में लड़ेंगे, यहां पर हमको अलग लड़ना है। देखिए, मैं अपना एनालिसिस बताऊं। आपके लिए जीत सबसे बड़ी है। देखिए, हम शिवसेना विचारधारा से परे जाकर जीत और सत्ता नहीं पाएंगे। मैं बिल्कुल, हमारे से वो ख्वाब नहीं है, वो मकसद नहीं है। कुछ भी करो और सत्ता पाओ, ये नहीं करेंगे हम। एक एनालिसिस, हम बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की विचारधारा से अलग नहीं जाएंगे। एक एनालिसिस ये चाहे सत्ता मिले नहीं तो चाहे नहीं मिले।
एक एनालिसिस ये भी कहता है कि बीजेपी ने देखा जहां जहां पर ठाकरे भाई साथ में हैं, वहां पर एकनाथ शिंदे के साथ में हम लड़ लेते हैं, लेकिन जहां पर वो साथ में नहीं है वहां पर हम अपने अकेले के दम पर चले जाएंगे। इसके लिए देखिए, मुंबई में आप दोनों साथ में आ गए, ठाणे में आप बड़े भाई है, बीजेपी छोटा भाई है, वहां पर उन्होंने एडजस्टमेंट कर ली। कल्याण डोंबिवली में भी आप बड़े भाई है, बीजेपी छोटा भाई है, वहां पर उन्होंने एडजस्टमेंट कर ली, लेकिन बाहर कहीं भी वो आपके साथ नहीं आए। अरे बाबा, जलगांव में है, चंद्रपुर में है, नागपुर में है, और पुणे में नहीं है, नासिक में नहीं है, संभाजी नगर में नहीं है, अहिल्या नगर में नहीं है, सातारा में नहीं है, सांगली में नहीं है, कोल्हापुर में नहीं है। 13 से 14 जगह पर हम साथ में। इसी में एक लाइन जोड़ देती हूं सर। वो कह रहे हैं कि 2000, असल में साहिल ये पूछ रहा है कि 2029 आते आते क्या बीजेपी अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? ये चुनाव से वो चुनाव क्यों जोड़ रहे हैं? ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, और वो चुनाव है ये महाराष्ट्र का, वो चुनाव लोकसभा का, देश का चुनाव था। वो चुनाव बड़े चुनाव है, ये छोटे चुनाव है। कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है हमें भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है, चलो लड़ लो। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा 29 में अजित पवार के साथ में रहने की होगी या नहीं होगी? अभी उसको दूर है ना, अभी बहुत दूर है। अच्छा शिंदे जी, आपका और दूर है। शिंदे जी, आपका और फडणवीस जी का कैसा चल रहा है? क्यों, आपको कुछ शंका है क्या? खटपट लगता है सर, खटपट। क्या? कोल्ड वॉर कह रहे, कोल्ड वॉर चल रहा है, शीत युद्ध। ये आपके मीडिया में चल रहा है, आपके मीडिया में चल रहा है। मैं आपको बताता हूं कि हम दोनों अच्छे मित्र हैं। जब वो मैजेस्टिक के रूम में विधायक के रूप में काम कर रहे थे, मैजेस्टिक के रूम में वो रहते थे, तब से मैं उनको जानता हूं। कई ऐसे प्रसंग है कि हमने साथ में काम किया है, इकट्ठा काम किया है। वो हमारे अलायंस पार्टनर थे और वो उन्होंने विपक्ष में भी काम किया, विपक्ष के नेता के रूप में काम किया है, मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। मैं उनके सरकार में पहले भी था, फिर मेरे सरकार में वो भी थे, अभी मैं फिर हम साथ में हैं। तो और जब हमने 2022 में जब सरकार बदल दी तब भी साथ में थे। वो ऑपरेशन के समय भी ऑपरेशन के साथ में गाड़ी पलटी कर दी। नहीं, लेकिन फिर भी अलग अलग रिलेशनशिप हो गया ना। एक वक्त है कि जब आप दोनों, वो बड़े आप छोटे, फिर आप अरे हम दोनों एक दूसरे को छोटे बड़े समझे नहीं। मैं मुख्यमंत्री था तभी भी मैं उनको मुख्यमंत्री समझता था। मैंने कभी भी उनको समझते हैं कि नहीं? कभी भी डिप्टी सीएम उनको नहीं समझा, मैं उनको मुख्यमंत्री समझा। हम तीनों जो है हम 24/7 वाले ड्यूटी वाले हैं। मैं रात को 4 बजे तक काम करता है, अजीत दादा 7 बजे से शुरू होते हैं, देवेंद्र जी दोपहर सुबह से शुरू हो जाते हैं। हमारी 24/7 चालू है, शिफ्ट ड्यूटी चलती है। कोई चिंता नहीं, हमारे में कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं कुछ नहीं। हमारा एजेंडा एक ही है, इस राज्य का विकास, इस राज्य को आगे बढ़ाना। जैसे देश आगे बढ़ रहा है, आज 11वें नंबर से 4थे नंबर पर आ गया अर्थव्यवस्था। दुनिया की अर्थव्यवस्था आज डगमगा गई है, चरमरा गई है। इस समय इस देश को 11वें से 4थे नंबर पे लाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनको धन्यवाद भी दूंगा क्योंकि देश को आगे बढ़ा रहे। तो उसमें महाराष्ट्र का योगदान $1 ट्रिलियन का है। मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र बाजू में रहने, सिर्फ और सिर्फ मुंबई और एमएमआर में $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल है। यह मैं नहीं कर रहा हूं, नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा है। तो हमें जो हमारा गोल है उसको अचीव करना है, तो हमारा एजेंडा एक ही है, मुंबई को सुपरफास्ट करना है। महाराष्ट्र को तो फास्ट कर ही रहे हम, तो मुंबई को सुपरफास्ट कर रहे हैं। 3 कमिटमेंट करके जाइए जो आप पूरा करेंगे, जो नहीं करेंगे बोल रहे हैं वो भी आप पूरा करते रहिएगा। 3 कमिटमेंट। बीएमसी चुनाव है, ट्रैफिक की वजह से लोग अपने परिवारों को कम टाइम दे पाते हैं, बिल्कुल आधा टाइम सड़क पर निकलता है। बिल्कुल। दूसरा, अगर आप देखिए ये मीठी नदी, ये कचरा, ये पानी भरना, ये हर साल सर हम लोग टीवी पे बैठ के वही बताते रहते हैं। हमारे बाल सफेद हो गए लेकिन ये पानी जो है ना जमना यहाँ खत्म नहीं हुआ। हमारे को थोड़ा समय देंगे कि नहीं? हाँ लीजिए ना। नहीं, काम करने के लिए। अच्छा, काम करने के लिए? हाँ। कितना? अभी आपको मैं बताता हूं, हमारे को 3.5 साल हो गए और मैं 2.5 साल में, जब 2.5 साल मुख्यमंत्री था, तो मैं आपको बताता हूं, ये गड्ढों का जो ये प्रॉब्लम मुंबई का, उसको हम हल कर रहे हैं। अभी अगले 1 साल में, मई में तो काफी रोड कंक्रीट के हो जाएंगे और अगले 1 साल में पूरी मुंबई में
पॉटल फ्री हो जाएगी, वो एक बड़ा काम होगा। स्लम फ्री, 1 मिनट। हाँ, पूरी रोड अच्छी होने की वजह से 20-25 साल 30 साल कोई तकलीफ नहीं, गड्ढा ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, उससे भी ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगी। दूसरी बात, अभी जो बांद्रा वर्सोवा सीलिंग हम कर रहे हैं, वो वर्सोवा से लेके हम भाईंदर तक लेके जा रहे हैं, भाईंदर से विरार तक लेके जा रहे हैं। मीन्स यहाँ का वेस्टर्न का जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगी। रही ईस्टर्न एक्सप्रेस की बात, हाँ। तो जो फ्रीवे से उतरते हैं हम, जब जहां लैंड होते हैं छेड़ा नगर में, वहां से एलिवेटेड रोड कर रहे हैं, छेड़ा नगर से सीधा एलिवेटेड ठाणे की तरफ, आनंद नगर, साकेत, कोलशेत, गायमुख, घोड़बंदर रोड और सीधा जाके फाउंटेन का चौक, वो सीधा अहमदाबाद को जाता है, मुंबई को जाता है। एलिवेटेड मीन्स ठाणे की जो शहर में से आने वाली ट्रैफिक खत्म, मतलब ये मुंबई की यहां से खत्म। और अभी तीसरी बात बताते हैं, बीकेसी कुर्ला, यहां पर अंडरग्राउंड हम टनल बना रहे हैं, ये अंदर से गाड़ियों के लिए, यही हम आगे जाके इसका स्कोप बढ़ाएंगे। तीसरा, हम नया प्रयोग कर रहे हैं पॉट टैक्सी का, यहां पर बीकेसी कुर्ला में उसका भी काम हम कर रहे हैं। तो रिंग रोड कर रहे हैं हम, जीएमएलआर कर रहे हैं, और दूसरी बात बोरोली ठाणे टनल हम कर रहे हैं, जो 2 घंटे लगते थे 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या चाहिए और सर? बस टाइमलाइन चाहिए, टाइमलाइन कि ये बच्चे जब नौकरी करने लगेंगे तब होगा, और या जब इनकी शादी होगी तब तक होगा, मैं कहता हूं, या 1-2 बच्चे हो जाएंगे तब तक होगा। देखिए हम काम करने वाले लोग हैं, काम तो दिख रहे हैं सामने। ट्रैफिक समस्या से मुक्त, ट्रैफिक मुक्त मुंबई, ये हमारा प्रायोरिटी है और ये जरूर करेंगे हम, क्योंकि लोगों का वक्त जो है वो कचहरी में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, पूरी इफिशिएंसी से काम करेंगे और जल्दी घर पहुंचेंगे, अपने परिवार को टाइम देंगे। तो ये हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा थोड़ा बिहार ले जाना चाहता हूं। हाँ, क्योंकि शिंदे जी को, क्योंकि शिंदे जी पार्टी के भी अध्यक्ष है। बिहार में हाल ही में चुनाव हुए थे, और बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति बहुत एक जैसी दिखाई देती है। डेवलपमेंट मुंबई की खत्म हो गई? नहीं सर, हो गया, आपने बोल दिया इतना। तीन अरे भैया, हमने जो किया वो देखिए, मेट्रो बंद थी, हम शुरू की। बाला साहेब ठाकरे अपना दवाखाना हमने शुरू किया। यहाँ पर एसटीपी जो पिछले 20-25 साल से नहीं की, एसटीपी का काम शुरू हुआ है। मुंबई के लिए जरूरी है। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं एक ही बात कहता हूं, हम लोग पॉजिटिव और प्रैक्टिकल है और कंस्ट्रक्टिव काम करना हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये मुंबई के लिए, और इन्होंने कहा है पब्लिक झोपड़पट्टी मुक्त। हाँ, आपने नहीं वादा किया है, मैं याद दिला रही थी कि 7 साल में स्लम फ्री कर देंगे और सबको घर दे देंगे। कहाँ दे देंगे? हमारे बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था 40 लाख लोगों को मुफ्त में घर देना। तब लोगों ने मजाक उड़ाया था, बोले कैसे होगा। इसीलिए आज क्लस्टर का निर्माण हमने किया है। मेरे पास नगर विकास, मुंबई पूरी झोपड़पट्टी से मुक्त हो जाएगी। बिल्कुल होगा, और नई झोपड़पट्टी नहीं आएगी। ये तो बंद, फुल स्टॉप हो जाएगा। अभी 17,000 झोपड़ियों का जो रमाबाई अंबेडकर नगर है, 20 साल से प्रोजेक्ट नहीं हो रहा था। एक ही बिल्डिंग बनाई, डेवलपर ने छोड़ दिया। वहां पर वो अभी काम एसआरए और एमएमआरडीए कर रही है। 160 के 140 करोड़ रुपया रेंट मैंने खुद जाके, जब मैं सीएम था, दिया है। अब उसका काम शुरू हुआ। अभी जैसे जैसे यहाँ पर और भी जो स्लम्स है, हमने सिर्फ डेवलपर के ऊपर नहीं रखा है, हमने उसमें माड़ा है, एसआरए तो है ही है, उसमें एमएमआरडीए को लिया है, बीएमसी को लिया है, सिडको को लिया है, एमआईडीसी को लिया है, एमएसआरडीसी को लिया है, महाप्रीत को लिया है। ये सब गवर्नमेंट अथॉरिटी को लिया है, क्योंकि लोगों का भरोसा इन पर होता है। रेंट वो देंगे, और इस जितने भी स्लम्स है उसको क्लस्टर के माध्यम से, क्लस्टर क्या है, 50 एकड़ है, 2-2, 4-4 क्लस्टर लेके आप कुछ एमिनिटी नहीं दे सकते। 2-4 बिल्डिंग इकट्ठा करके आप कोई एमिनिटी नहीं दे सकते। इसमें आप गार्डन दे सकते, ग्राउंड दे सकते, हेल्थ फैसिलिटी दे सकते, अस्पताल दे सकते, आप पार्किंग दे सकते, आप क्लब हाउस दे सकते, आप सब कुछ दे सकते, क्योंकि ये क्लस्टर का जो क्षेत्र है वो बड़ा है। ठीक है सर, अभी तो मुझे आपको बिहार ले जाने दीजिए। हो गया, अभी मुंबई का आप पार्टी के अध्यक्ष भी है। मुंबई का है नहीं, ठीक है सर, लेकिन आप पार्टी के अध्यक्ष भी। बिहार क्यों जाने? आज तक के मंच पर बिहार में तो हो गए, चुनाव जीत भी गए। मैं फिर भी आपसे पूछ ही लेता हूं। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति एक जैसी दिखती है। देखिए, वहां पर भी चुनाव हो गए, वहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार वहां पर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बीजेपी ने गृह विभाग अपने पास ले लिया।
यानी मुख्यमंत्री पद दिया, गृह विभाग अपने पास ले लिया। महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं हुआ है जहां तक मैं देख रहा हूं। मतलब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी बने, गृह विभाग भी उनके पास है। एक नए सिरे से अलायंस में बातचीत होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? ये तो पहले सरकार बन चुका है ना हमारा, बिहार से पहले। नेगोशिएशन। मैंने पहले क्या कहा था, हमारी लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं, हमारी लड़ाई पद के लिए नहीं, हमारी लड़ाई मिनिस्ट्री के लिए नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। इस राज्य को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस राज्य में कहीं भी किसी भी कोने में से किसी भी कोने में जाना है तो 6 से 7 घंटे के अंदर ही जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। और मैं आपको बताता हूं कि मुंबई में सबको घर मिले, गिरणी कामगार को किसी ने घर नहीं दिए थे, 12,000 लोगों को हमने घर दिया, 1,10,000 को अभी मुंबई एमएमआर में घर देने वाले हैं। जो नौकरदार महिला है उनको हम घर देंगे, डब्बे वाले को हम घर देंगे। यहां पर मुंबई में जितने झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको सबको घर देने का काम हम करेंगे। ये नई हाउसिंग पॉलिसी में हमने डलवाया। इस चुनाव के बाद ठाकरे ब्रांड खत्म हो जाएगा पूरा? देखिए, कोई ब्रांड या कोई पार्टी अपने तरीके से काम करते रहती है। मैं ऐसा कभी भी राजनीति में किसी को बिलो द बेल्ट या निचली स्तर पर जाकर टीका नहीं करता हूं, और मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। ये जनता के हाथ में होता है, ये जनता तय करती है किसको आगे बढ़ाना। जो जनता के साथ रहता है वो जनता उसको साथ देती है। रैपिड फायर 3 नाम लूंगी, उसके बारे में एक एक लाइन में। सर आखिरी, सर आखिरी। देवेंद्र फडणवीस कैसे व्यक्ति हैं? देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम किए उन्होंने, एक विजनरी लीडर है। उद्धव ठाकरे? अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं। एकनाथ शिंदे? मैं तो सामने बैठा हूं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री था तभी भी कार्यकर्ता, आज भी कार्यकर्ता और कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। एक कॉमन मैन का जो मैंने देखा है, कॉमन मैन बनकर काम करना, अगर जब हमारे दिमाग में जाता है मैं मंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तब कॉमन मैन से कनेक्ट टूट जाता है। परिवारवाद की राजनीति? देखिए, अभी परिवार कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। कार्यकर्ताओं को चुनाव में भी सिर्फ कार्यकर्ताओं को चुनाव में काम करो, इसको जिताओ, उसको जिताओ, इतने में सीमित नहीं रहना चाहिए। हर पार्टी ने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। चौथे टेक और में हमारी पार्टी कोई मालिक और नौकर की नहीं, हमारी पार्टी सिर्फ कार्यकर्ताओं की है। हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कोल्हापुर में कहा था, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है, हमारे में कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, सब कार्यकर्ता है, सभी सहयोगी है। और इस पार्टी में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा वही राजा बनेगा। चलिए, चौथे टेक पर भी तमाम कोशिशों के बावजूद सीधे तौर पर आपने ठाकरे परिवार पर कुछ नहीं बोला। आपने वही बोला जो आज चाह रहे थे आप, लेकिन बहुत चतुरता के साथ आपने हर सवाल का जवाब दिया और हर बॉल पे कोशिश की कि चौका छक्का तो लगा ही दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एकनाथ शिंदे, लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन सर। और चूंकि इंडिया टुडे ग्रुप के 50 साल हुए हैं, तो हमने एक खास अंक उस पर निकाला है जो हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ जाइए। थैंक यू सो मच सर। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए।